सुवेल सीन शुरू होता है जहाँ पर 18 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अमात्य परेशान था कि आखिर वह उस बीज का क्या करेगा जो कि उसने उस लड़की के पेट से निकाला था जिसे डीमन क्वीन प्यार करती थी। एंड बस वो उसी की खोज में रहता है। वो महाराज का जो पहला मंत्री होता है उसे ख़त्म कर देता है और वो खुद उसकी जगह ले लेता है अपने षड्यंत्रों से, और काफ़ी हद तक वो महाराज के ऊपर काबू भी पा लेता है। वो जैसा कहता है महाराज वैसा ही कर रहे थे। और अमात्य अपने उस बीज के लिए एक पेट भी खोज रहा था, यानी कि गर्भ खोज रहा था जहाँ पर वो बच्चा पल सके। लेकिन जितनी भी बार अमात्य महाराज के पास से कोई दासी या कुछ और लाता तो वो दासी या वो लड़कियाँ उसके पावर से ही मर जाती थी, यानी कि उस बीज से। फिर भी वो अपनी तलाश जारी रखता है। एंड अब 2 साल हो ही चुके थे उस चीज़ को लाए हुए भी। अमात्य अपने प्रयत्न शुरू ही रखता है ताकि आखिर में एक और डीमन क्वीन को मारने वाला पैदा हो सके। और इसी चक्कर में वो कई सारे काले जादू को सीखता है एंड उसे बीज पर ट्राई करता है। लेकिन वो बीज इतना पावरफुल था कि उस पर कुछ भी काम नहीं आता है। एंड अमात्य जैसे तैसे करके अपनी पावर से उस बीज को कंट्रोल में रख रहा था ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। और दूसरी तरफ राज्य में एक बंदा जिसका नाम कल्प है वो जा रहा होता है। तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं एंड बात करते हैं कि क्या तुम हमारे नए मुखिया बनोगे, जबकि तुम्हारे फादर भी अच्छे मुखिया है एंड मैं भी अब वो रिटायर हो रहे हैं। तब कल्प कहता है कि वो तो लोगों पर ही डिपेंड करता है कि वो किसे बनाना चाहते हैं। मैं बनूंगा अगर मेरे फादर चाहेंगे, वरना मुझे बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वो ऐसा करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद अमात्य अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि वो जब छोटा था तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी एंड उसके फादर ने ही उसे पाला पोसा है। और जब वो काम में होते थे तो ये काफ़ी अकेला पड़ जाता था, लेकिन फिर भी इसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, किताबें पढ़ी एंड काफ़ी आगे बढ़ता रहा, जिसकी वजह से उसे काफ़ी कुछ आने लगा है। और लोग भी इसी वजह से चाहते हैं कि कोई होशियार मुखिया बन जाए, जिसकी वजह से वो लोग उसके पीछे पड़े हैं कि यही बने। और कल्प भी शायद से मुखिया बनना चाहता है क्योंकि वो मना भी किसी को नहीं कर रहा था और वो ऐसे ही करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक से कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि जो पास का जंगल का एरिया है वहाँ पर कई सारे लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। रीज़न उन्हें पता नहीं है, मे बी कोई लूटपाट की चीज़ हो सकती है। और तब कल्प यही सोचता है कि अगर मैं मुखिया बनूंगा तो मुझे दूसरे लोगों की मदद करनी ही होगी, तो क्यों ना मैं अभी से छोटी मोटी चीज़ें करूं। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ किया है, लेकिन फिर भी मुझे करते रहना ही होगा ताकि मैं एक अच्छा मुखिया बन सकूं। और वो ऐसा ही करता है और जंगल में चला जाता है। जंगल काफ़ी घना होता है और वो आगे बढ़ रहा था, तभी उसे किसी के लड़ने की आवाज़ आती है एंड वो उसकी तरफ भागता है और हाथ में कोई सी ताकत से एक तलवार ला देता है और वो एक जगह पर जाके खड़ा रह जाता है और बस देख ही रहा था कि एक लड़की 4-5 लोगों से अकेले फाइट कर रही थी। और सिर्फ फाइट नहीं कर रही थी बल्कि उन्हें तगड़ा जवाब भी दे रही थी। ये देखकर वो ही मंत्रमुग्ध हो जाता है एंड वो सोचता है कि आखिर ये कैसी लड़की है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को ऐसे फाइट करते नहीं देखा था। उसका जो भी एरिया था वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ घर का ही काम किया करती थी और ज़्यादातर लड़कियाँ सिर्फ कुछ ना कुछ सिखाया करती थी, यानी कि जादुई शक्तियों के बारे में। लेकिन ऐसी औरत तो उसने कभी नहीं देखी थी और बस वो उसे देखता ही रह जाता है। वो औरत
सभी लोगों को उठा उठा के पटक रही होती है। तभी एक बंदा उसके हाथ पकड़ लेता है और तब जब वो लड़की होती है वो उसके पैरों में अपना पैर फंसा के उसे नीचे गिरा देती है और उसके सर पर ज़ोर से मुक्का मारती है। एंड तब कल्प देखता है कि उस आदमी के सर में इतना दर्द होता है कि वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ तक जो वो लड़की थी उसके पंच से उस आदमी का सर ज़मीन में घुस भी चुका था। तभी एक और बंदा फिर से हमला करने जाता है, लेकिन फिर से ये लड़की उस बंदे का हाथ पकड़ लेती है और उसे ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगती है और आसमान की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद वो आदमी आसमान से गिरता है और बेहोश हो जाता है। फिर एक और आदमी आता है जो कि इसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन फिर से वो लड़की एक किक मारती है और उसे पेड़ में घुसा देती है। बट इस बार जो आदमी आता है आगे से वो इस पर हमला करता है, लेकिन ये उसकी चाल थी, बस वो उसका ध्यान भटका रहा था। और जो एक और बंदा था वो उस लड़की के पीछे से आके सर पे उसे ज़ोर से एक पत्थर मारता है और उस लड़की के होश जाने लगते हैं और वो बेहोश होने लगती है। लेकिन फिर भी वो गिरते पड़ते एक तो पंच तो मार ही देती है। एंड तभी वो आदमी कहता है कि जो भी इसके पास है वो सब कुछ लूट लो एंड इसे भी अपने साथ ले लो, लेकिन हाथ पैर तोड़ देना ताकि ये हमारे काम आ सके। और तभी कल्प कहता है नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। और वो चिल्लाते हुए जाता है कि हे रुक जाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। और बस ऐसे करते करते वो उन आदमियों को मारने लगता है। हालांकि वो आदमी इस पर भारी पड़ रहे थे, रीज़न कुछ और ही था मे बी कि उनकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन फिर भी कल्प अपनी होशियारी और अपनी ताकत से उन दोनों को हरा देता है और बाद में 500 लोगों को बांध देता है और फिर उस औरत को भी अपने घर पे ले जाता है। जिसके 1-2 दिन बाद कल्प अपने लोगों से बात कर रहा होता है कि अचानक से वो लड़की लड़ रही थी अजीब तरह से। वो उन आदमियों पर भारी पड़ रही थी क्योंकि वो लोग इसके बारे में ही पूछ रहे थे कि आखिर जिस लड़की को वो घर पे लेके आया है वो लड़की है कौन। और कल्प बस इसी का जवाब दे रहा था। वो कहता है कि शायद अब वो होश में आ गई होगी और मुझे उसके पास जाना चाहिए। और तब एक बंदा टॉन्ट मारते हुए कहता है कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया है ना कल्प। और कल्प कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, अगर उसकी जगह कोई आदमी होता तब भी मैं उसकी मदद ज़रूर से करता। और वो अपने घर में जाता है एंड देखता है कि वो लड़की धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही होती है और वो कल्प को देखते ही अग्रेशन मोड में आ जाती है, यानी कि अपने हाथ लड़ने के लिए रेडी कर देती है। एंड तब कल्प कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, मैंने तो बल्कि तुम्हें बचाया है जब तुम नीचे गिर गई थी। लेकिन वो लड़की मानती नहीं है एंड वो कहती है चुप रहो, झूठ मत बोल रहो, तुम्हें मुझसे कुछ ना कुछ चाहिए, या तो तुम्हें मेरी इज्जत चाहिए या फिर तुम्हें मेरी सारी चीज़ें चाहिए या फिर मेरी ताकत चाहिए। मैं तुम जैसे इंसानों को अच्छे से जानती हूँ जो कि हमसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, हम तुमसे नफ़रत करते हैं। और तब कल्प को इसकी बातें काफ़ी अजीब लगती है कि आखिरकार ये क्या बकवास कर रही है, मुझ जैसे इंसान क्या ये इंसान नहीं है। ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सवालों को अंदर रखता है और उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हें बस देखा और तुम्हारी हेल्प करने आया, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए है। और अगर तुम्हें सही लगे तो तुम अभी जा सकती हो घर से, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारे सर पर चोट आई है, इसकी वजह से तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। अगर तुम मेरी बात मानोगी तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। और तब वो लड़की सोचती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया होता तो ना जाने मेरे साथ क्या ही हो जाता, और शायद इस बंदे ने सच में मेरी मदद की है। एंड फिर वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन मुझसे दूर ही रहना और मैं थोड़े दिन में चली जाऊँगी। और तब कल्प कहता है ठीक है, तुम्हें जैसा लगे वैसा करो, बाकी तुम हमारे मेहमान कीर्ति का आनंद उठा सकती हो, तुम्हें जो चाहिए वो मंगवा लेना, मैं बाहर ही बैठा हूँ।
और बाहर जाते हुए कल्प मन में कहता है कि ये कितनी अजीब लड़की है, मैं भी इसके सर पर चोट आई है, इसी वजह से ये अजीब अजीब बातें कर रही है, शायद इसका दिमाग कहीं और ही चल रहा है। पर लेकिन वो सच में खूबसूरत तो काफ़ी है। एंड यहाँ पर ये बात है कि वो उसके प्यार में पड़ चुका है, लेकिन उस लड़की का क्या। एंड तभी कल्प सोचता है, वैसे मैंने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं, आखिर उसका नाम क्या था। खैर मैं खाना लेके जाता हूँ, उसके बाद मैं पूछ लूँगा। और फिर उससे अपने फादर मिलते हैं, जो कि उससे बात करते हैं कि तुम किसी लड़की को अपने घर पे लाए हो। और कल्प सारी बातें उन्हें भी बताता है। तब वो आदमी कहता है कि वाह, तुम्हारे अंदर एक मुखिया बनने की सारी खूबियाँ है। ना ही तुम पावरफुल हो, बल्कि तुम सभी की मदद भी करते हो, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, या फिर वो कोई भी इंसान हो या चीज़ हो, तुम उनकी मदद ज़रूर करते हो। और यही चीज़ तो एक मुखिया में चाहिए, और मैं तुम्हें कल ही मुखिया बनाने वाला हूँ। कल्प काफ़ी खुश हो जाता है कि फाइनली वो बनने वाला है जो कि लोग चाहते थे। एंड उसके आसपास के लोग भी काफ़ी खुश होते हैं, एंड वो लोग भी काफ़ी बढ़िया सा उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि वो कर ही रहे थे, लेकिन वो उससे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि आखिर वो अब मुखिया बनने वाला है। पहले तो सिर्फ बात ही चल रही थी, लेकिन अब वो सच में बनने वाला है। और तब कल्प बाज़ार जाता है एंड काफ़ी चीज़ें लेके आता है, यानी कि खाना पीना वगैरह वगैरह। और जिसके बाद दूसरा दिन होता है, काफ़ी धूमधाम से अपने कल्प को एक मुखिया बनाया जाता है। वहाँ पर गाना और डांस भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से होने लगता है। सभी काफ़ी खुश थे, और तभी अचानक से कल्प को कुछ महसूस होता है और वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। एंड वो देखता है कि जो वो लड़की थी वो काफ़ी अजीब तरह से खिसिया रही थी, यानी कि ऐसे कर रही थी, अजीब आवाज़ वो निकाल रही थी। तब कल्प कहता है, तुम्हें क्या हो गया है। और तब ये कहती है, यहाँ पर कुछ तो अजीब किया है तुमने, कुछ चीज़ तो मुझे घर से बाहर जाने से रोक रही है। आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे घर के बाहर जाना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूँगी। कल्प कहता है, क्या तुम बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने घर पे कुछ भी नहीं लगाया है, और तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं लगाई है। एंड तभी ये कहती है, तुम्हारे दरवाजे पर वो क्या लगा हुआ है, वो किस चीज़ का बंधन है। और कल्प कहता है, अच्छा ये तो राक्षसों और डीमंस को अंदर आने से रोकती है, क्योंकि कई बार डीमंस हमारे एरिया में आके कई लोगों के घर में घुस के उन्हें मार देते हैं, और इसी वजह से हमने ये अपने घर के बाहर लगाया रखा है, ताकि वो उनके दिमाग को काफ़ी कमज़ोर कर दे और उनकी शक्तियों को भी खींच ले। एंड वो लड़की कहती है, इसी वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। और कल्प कहता है, तुम क्या कह रही हो, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम हो कौन। ये कहती है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन पहले इस चीज़ को यहाँ से हटाओ प्लीज़। और तब कल्प कहता है, ठीक है मैं इसे हटाता हूँ, और वो उस चीज़ को हटा देता है। और तब वो लड़की काफ़ी रिलैक्स फील करती है, एंड वो कहती है, ठीक है, शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए, मैं जा रही हूँ। और कल्प कहता है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था। और तब वो लड़की कहती है, तुम्हें ये सब कुछ जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और तुम मुझसे जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और तब कल्प कहता है, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, लेकिन तुम कौन हो मुझे ये जानना है, तुम मुझे बताओगी नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की है। एंड ये कहती है, मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत है, सो मैं ये नहीं बता सकती हूँ, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना प्लीज़। और वो लड़की जाने लगती है। तब कल्प कहता है, कम से कम अपना नाम तो बता सकती हो। और वो लड़की कहती है, नाम सुनना है, मेरा नाम अवंती है। और इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है, और कल्प अपने घर के बाहर आके सिर्फ खड़ा ही रहता है और उसे जाते हुए देखता है।
और अवंती जाते हुए सोच रही थी कि आखिरकार इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, वो इतना भी बुरा नहीं है। और वो भी ब्लश कर रही थी। और फिर अपने कल्प को दिखाया जाता है जो कि कहता है, काश हम फिर से एक बार मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे फिर से एक और बार मिलूँ, मुझे तुमसे बातें करनी है और काफ़ी कुछ तुम्हारे बारे में जानना है। आई होप हम फिर से मिलेंगे। जिसके बाद काफ़ी दिन बीत जाते हैं। कल्प ऐसे ही बाज़ार में घूम रहा था अपना मुआयना करने के लिए कि किसी को ज़रूरत तो नहीं है मदद की। और ऐसे ही घूमते घूमते उसे सामने से अवंती जाते हुए दिखती है एंड कल्प उसके पीछे ही जाने लगता है एंड वो उसका हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, अवंती हम फिर से मिल गए। एंड वो कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो वरना तुम मर सकते हो, तो क्यों आखिरकार मेरे पीछे पड़े हो तुम? और कल्प कहता है, बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे बस बातें करनी है। और अवंती कहती है, मेरे पास इन सारी फालतू बातों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर ही रहो, समझ गए ना तुम? कल्प कहता है, मैं तो तुमसे दूर नहीं होने वाला हूँ, मुझे तुमसे कुछ अट्रैक्शन सा हो रहा है। एंड अवंती कहती है, तो अच्छा तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, इसी वजह से मेरे पीछे पड़े हो। लेकिन अगर तुम इस वजह से मेरे पीछे पड़े हो तो तुम्हारी मौत काफ़ी बुरी तरह से होने वाली है। और कल्प कहता है कि अगर तुम जैसी लड़की मारने वाली होगी तो खुशी खुशी मर जाऊंगा, आओ ख़त्म कर ही दो मुझे। और अवंती कहती है, भागो यहाँ से चुपचाप, वरना अभी के अभी कई सारे आदमियों से तुम्हें पिटवा दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे थे। और कल्प कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम ऐसा नहीं करोगी, जिसने तुम्हारी मदद की है तुम उसे ऐसे तो नहीं परेशान कर सकती हो ना, आखिरकार मैंने तुम्हारी जान जो बचाई थी। और ये कहती है, तुमने जान बचाई थी, मैंने कहा था तुमसे कुछ भी करने को, तुम खुद से आए थे। और वैसे भी अगर वो मुझे ले जाते तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ दिनों में मैं ठीक होके उनको ही ख़त्म कर देती, तो तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी थैंक यू, मैं तुम्हें इतना ही कह सकती हूँ। और अब मेरा पीछा छोड़ दो, तुम समझ गए? कल्प कहता है, जितनी भी बार तुम दिखोगी मैं उतनी बार तुम्हारे पीछे आऊँगा, तो तुम्हारा छुटकारा मेरे से तो होने से रहा, तो जाना चाहती हो वहाँ जाओ। और कल्प खुश होते हुए यहाँ से हट जाता है एंड वो सोचता है कि आखिरकार वो लड़की हमारे यहाँ पर ही रहती है, तो आखिरकार कहीं ना कहीं तो हमारी मुलाकात होती ही रहेगी उससे। और फिर थोड़ा टाइम बीतता है, यानी कि रात जैसा होता है और अवंती यहाँ से वहाँ भाग रही थी। उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे जो कि दिखने से कुछ सिपाही जैसे लग रहे थे। और वो सोचती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, और उसके बाद गायब हो जाती है। एंड इसके बाद एक और दिन आता है जहां पर कल्प अवंती को ही कहीं पर बाज़ार में खोज रहा था। मे भी वो उसके प्यार में पागल हो गया है। और कल्प के जो दोस्त थे वो भी सोच रहे थे कि आखिरकार इसे हुआ क्या है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा है, यानी कि हर चीज़ में ध्यान देने नहीं लगा है, वो कुछ और ही चीज़ में खो चुका है। और लोग समझते हैं कि आखिर ये क्या है। और तब उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि कहीं सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया है। और कल्प कहता है कि अगर मौत आ जाती तो अच्छा था, लेकिन प्यार काफ़ी बुरी बीमारी है जो कि मुझे अभी हो गया है और मैं उसे देखे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। काश वो मुझे फिर से देखने को मिल जाए। एंड फिर वो ऐसे ही करके आगे बढ़ ही रहा होता है। और तब उसके पिताजी उसे सामने से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपनी बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अब हमें कुछ और भी काम करने होंगे, हमें अपनी जगह को और बढ़ाना होगा, क्योंकि लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनके बच्चे भी हो रहे हैं और साथ ही में और ज़्यादा ताकत भी हमें बढ़ानी होगी, क्योंकि डीमंस का हमला होना कुछ बढ़ ही गया है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी वो हमारे घरों तक आ रहे हैं, तो हमें सबको काफ़ी कुछ सिखाना होगा और तुम्हें इसके लिए कुछ करना होगा। और तब कल्प कहता है, जी पिताजी मैं समझ गया, मैं बस कुछ चीज़ों में आ गया था
और मैं अब आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और उसके बाद वो सभी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने लग ही जाता है, यानी कि अपनी पावर्स एंड बाकी चीज़ों पर कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है और बाकी सब कुछ। और साथ ही में जिनके पास कोई पावर नहीं है उन लोगों को भी वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में सिखा रहा था, या फिर कैसे हथियार चलाया जाता है उसके बारे में वो सिखा रहा था। और ऐसे ही और दिन बीतने लगते हैं। एक तरफ अमात्य भी काफ़ी गुस्सा हो गया था क्योंकि उसे अपने उस स्पीच के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी, यानी कि कोई भी गर्व नहीं मिल रहा था। एंड वो उसी की खोज में अब खुद ही निकल पड़ता है और जो कल्प होता है उसके एरिया में आके वो घुस जाता है। एंड उसे पता चलता है कि यहाँ पर कई सारी औरतें हैं जिनको मैजिक यानी कि जादू के बारे में काफ़ी कुछ पता है और शायद से उनमें से कोई उस बीज को होल्ड कर सकती है। और इसी वजह से वो वहाँ पर कुछ औरतों को अपने बहकावे में ला देता है, जैसे कि वो उन्हें महल में काम दिलाएगा, काफ़ी अच्छी जगह पर रखेगा और उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे भी देगा। और उसके बहकावे में कुछ औरतें भी आ जाती है और फिर जो अमात्य होता है वो उन्हें महलों में ले जाता है, लेकिन राजा की हेल्प में नहीं बल्कि अपनी मदद में वो उनसे कुछ ना कुछ करवाता रहता है। और अचानक से एक दिन वो एक औरत को अपने पास बुलाता है एंड वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए तुम्हारे पेट की ज़रूरत है। और ये लड़की कहती है कि आखिर क्या चाहिए। और तब अमात्य कहता है कि असल में मेरा एक बच्चा था जो कि अपनी माँ के पेट में पल रहा था, लेकिन मेरी जो पत्नी थी वो मारी गई, लेकिन मैंने अपने बच्चे को किसी तरह से ज़िंदा रखा हुआ है। सो मैं चाहता हूँ कि वो गर्भ से पैदा हो, तो क्या तुम उसे वो दे सकती हो। तब वो औरत कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी क्योंकि मैं बिन बिहाए माँ नहीं बनना चाहती हूँ। अगर ऐसा किया तो मेरी काफ़ी बेइज्जती होगी। और तब अमात्य अजीब सी स्माइल करता है और कहता है ठीक है। और फिर वो उस लड़की से शादी कर ही लेता है, साला बुढ़ा कहीं का। और अमात्य अच्छी खासी तरह से उस लड़की से शादी कर लेता है और उसके पेट में एक्सपेरिमेंट करने लगता है। और जब अमात्य उस लड़की के पेट में अपने जादू से उस बच्चे को रखता है तब 2-3 दिन तो काफ़ी अच्छे से चलता है, वो उसे होल्ड भी कर पा रही थी। लेकिन जब 4-5वां दिन होता है तो वो लड़की काफ़ी दर्द के मारे नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि ये जो बच्चा है वो मेरी शक्तियाँ खींच रहा है, वो मेरे प्राणों को खींच रहा है। अमात्य को लगता है कि वो बच्चा वह बाहर आने वाला है, इसी वजह से ये औरत ऐसा कर रही है। और वो उसे बेड पे लिटा देता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बच्चा बाहर नहीं आता है बल्कि वो उस औरत के प्राणों को खींच लेता है और वो औरत वहीं पे मर जाती है। और अमात्य काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उस बच्चे को बाहर निकाल देता है और उस औरत की बॉडी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, यानी कि राख भी नहीं बचने देता है। और फिर वो सोचता है कि वो किसी और औरत के साथ भी ऐसा करेगा, लेकिन क्या होगा जब वो होल्ड नहीं कर पाएगी, जबकि ये तो पावरफुल लड़की थी जो कि मैजिक कर रही थी। सो अब वो क्या करेगा वही वो सोच रहा था। जिसके बाद एक और सीन होता है जहाँ पर कल्प फिर से कहीं पे जा रहा होता है जंगल की तरफ एंड फिर से उससे कुछ तो आवाज़ आती है एंड वो उसकी तरफ जाता है। तब वो देखता है कि जो अवंती थी वो किसी से बात कर रही थी और वो कोई बंदा था जिसको अपना कल्प देख नहीं पाता है। कल्प निराश होके जाने लगता है ये सोच के कि अवंती उससे प्यार करती होगी उस आदमी से। और जब वो जा रहा होता है तब अवंती उसके पीछे आती है और कहती है तुम तो वही इंसान हो ना जिसने मेरी मदद की थी। और कल्प कहता है हाँ, वैसे मैंने तुम्हें देख लिया उस बंदे के साथ। और ये कहती है अच्छा तुमने देख लिया, कोई बात नहीं, हम दोस्त तो हैं। और कल्प कहता है क्या दोस्त, लेकिन तुमने तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं की थी। और ये कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैं उस दिन काफ़ी जल्दी में थी सो मैं कोई भी बात नहीं कर पाई थी।
और जिसके बाद वो यहाँ वहाँ रहने लगती है इसके साथ, काफ़ी टाइम उनके साथ बिताती है। एंड फिर अचानक से एक दिन जब रात में कल्प बैठा हुआ था, तभी अवंती आती है थोड़ी अजीब हालत में, जैसे कि उसे थोड़ी चोट लगी हो, और वो कहती है, कल्प क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कल्प सोच में पड़ जाता है और इसके साथ फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है।